हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। हम चैप्टर 7 कर रहे हैं जिसका नाम हमारे है जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसमें से जो हमारा फोर्थ टॉपिक है उसका नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का मतलब होता है कि जब हम एक कंपनी फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो वो किस किस स्टेज से होकर गुजरती है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में हम ये देखते हैं कि जो एक कंपनी है वो कौन से प्रोसीजर से होकर गुजरती है कि उसका जो नाम है वो अब कंपनी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें कुछ स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है ताकि हम अपने फर्म और कंपनी स्टेबलाइज कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि जब हम फॉर्मेट करते हैं कोई कंपनी तो कौन कौन सी स्टेजेस होती है। फर्स्ट है हमारी प्रमोशन। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी कौन सी है? प्रमोशन की बात की गई है, जिसमें बिल्कुल जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है ये कि हम सोचते हैं कि हाँ, हमें कोई कंपनी स्टेबलाइज करनी है। फिर बात आ जाती है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन की, जिसमें क्या होता है कि अगर जो कंपनी हमने बनानी है, स्टेबलाइज करनी है, उसको हम क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। देन थर्ड हमारा होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन और रेजिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब कि हम कितनी कैपिटल से अपनी जो फॉर्म है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। देन हमारा फोर्थ पॉइंट होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारी जो स्टेज थी वो कौन सी थी? प्रमोशन। तो प्रमोशन क्या होता है? जब हम कोई आइडिया लेकर आते हैं ना कि हमें कोई कंपनी स्टार्ट करनी है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रमोशन। ब्रिंगिंग द आइडिया ऑफ अ कंपनी इनटू प्रैक्टिस is called promotion. It is a process of planning and arranging various inputs required for running an enterprise. अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई एंटरप्राइज बनानी है, तो पहले हम क्या करेंगे? जो हमें इनपुट्स रिक्वायर हैं उसको हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कलेक्ट करने की, ताकि हम अपने बिजनेस को चला सकें। Promotion involves identification of opportunities, studying the feasibility, assembling the requirements, financing the proposition, etc. All these activities are undertaken by the promoters. The promoters perform various stages of promotion. देखो बेटा, जब कोई कंपनी स्टार्ट करता है ना, तो उसका एक मेन प्रमोटर होता है, जिसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि हमें कौन सी कंपनी स्टार्ट करनी है। चाहे वो कोई भी कंपनी हो, मान के चल रहे हैं हम कोई व्हीकल कंपनी स्टेबलाइज कर रहे हैं, या फिर हम कोई मोटोमोबाइल की कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी XYZ कंपनी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि जो हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं मार्केट में। अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो जो मुझे रिसोर्सेज चाहिए वो मुझे कैसे मिलेंगे, फाइनेंस कहाँ से आएगा, सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती है। कौन करता है ये सारी चीज़ें? प्रमोटर करता है। प्रमोटर कौन होता है? जो कंपनी को प्रमोट करता है, जो ये चाहता है कि हाँ भाई कंपनी आगे बढ़े, जिसके दिमाग में वो आइडिया आया है कि मुझे कंपनी स्टेबलाइज करनी है। सो प्रमोटर कौन होता है? सो अंडर सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the promoter is a person who has been named as such in the prospectus or is identified by the company इन द एनुअल रिटर्न। जो एनुअल रिटर्न या कुछ भी आप करते हो, भरते हो, तो किसके नाम से आप भर रहे हो, या जो पर्सन जो है प्रोस्पेक्टस में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। सबसे पहले उसी के दिमाग में आइडिया आता है कि हाँ, मुझे जो है कंपनी वो स्टेबलाइज करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रमोटर कौन होता है? हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो पूरा देख रेख करता है कंपनी की, उसी के अंदर सारी उसके कंट्रोल होता है कंपनी का। In accordance with whose advice, direction or instruction the board of director of the company is accustomed to act। तो हमने पढ़ा है कि जो कंपनी होती है उसको कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाता है। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन इंस्ट्रक्शन देता है, कौन बताता है? वो कौन होता है? हमारा प्रमोटर। तो प्रमोटर मिला के कौन हो गया? वो इंसान हो गया जिसने क्या किया है, वो पर्सन हो गया जो जिसने कंपनी को सेटअप किया है, जिसके माइंड में आइडिया है कि मुझे वो कंपनी बनानी है। सो अ प्रमोटर इज़ अ पर्सन who initiate setting up of a company and control its working। A promoter may be an individual, firm और body corporate। तो प्रमोटर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं एक पर्सन ही हो, वो फर्म भी हो सकती है और बॉडी कॉरपोरेट भी हो सकता है। देन बात करें फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, क्या क्या काम करता है, तो देखो, अ प्रमोटर कंसीव एन आइडिया फॉर द सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। वही बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया उसी के दिमाग में आता है। ही मेक्स प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड इंश्योर्स अबाउट द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। अब वही ये देखता है कि इस
बिजनेस का कोई फ्यूचर आगे है या नहीं। ही ब्रिंग्स टुगेदर वेरियस पर्सन्स हु एग्री टू एसोसिएट विद हिम एंड शेयर द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उन पर्सन्स को कलेक्ट करता है जो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार होते हैं। ही प्रिपेयर्स वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड गेट द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बात की थी ना रजिस्ट्रेशन की, वो भी यही करवाता है। ही रेजेज द रिक्वायर्ड फाइनेंस एंड गेट द कंपनी गोइंग। कंपनी चलाने का काम, उसका पैसा इकट्ठा करने का काम चलाने के लिए सब कौन करता है? प्रमोटर ही करता है। अगर हम काइंड्स ऑफ प्रमोटर की बात करें तो काइंड्स ऑफ प्रमोटर में अलग अलग काइंड्स होते हैं कि प्रमोटर कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रोफेशनल प्रमोटर। वर्ड से क्लियर हो रहा है प्रोफेशनल, यानी कि प्रोफेशन से ही क्या है प्रमोटर, उसका काम ही क्या है? उसका काम यही है बिजनेस को स्टेबलाइज करना। These are the person who is specialized in promotion of the companies. They hand over the companies to shareholders when the business start. देखो प्रोफेशनल प्रोमोटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी का आइडियाज़ दिमाग में लाया, कंपनी को स्टेबलाइज किया, उसको इनकॉर्पोरेट किया, सब कुछ करने के बाद किसको दे दिया? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी को दे दिया, जिसने कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए हैं। ठीक है। In India, there is a lack of professional promoter. In many other countries, professional promoters have played an important role and help the business community. तो इंडिया में तो इतना नहीं है ये, बट बाकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। देन आता है ओकेजनल प्रमोटर्स। वर्ड क्या है? ओकेजनल। जो ओकेजनली आते होंगे ऑब्वियस है। दीज प्रमोटर्स टेक इंटरेस्ट इन फ्लोटिंग सम कंपनीज। दे आर नॉट इन प्रमोशन वर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस बट टेक अप द प्रमोशंस ऑफ द सम कंपनी एंड देन गो टू देयर अर्लियर प्रोफेशन। इनका क्या होता है, ये आप प्रोफेशनल नहीं होते प्रमोटर्स, बट ये क्या करते हैं कि कुछ कंपनी का प्रमोशन कर देते हैं, प्रमोशनल वर्क उनका हैंडल करने के बाद वापस उसी काम में लग जाते हैं जो ये पहले से करते आ रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इंजीनियर, लॉयर हो गया, एक्सेट्रा में फ्लोट सम कंपनी। कुछ इंजीनियर्स होते हैं, कुछ लॉयर्स वगैरह होते हैं जो बाकी कंपनीज को प्रमोशन करने में, उनका प्रमोशन करने में हेल्प कर देते हैं, बट एक बार प्रमोट करने के बाद कंपनी को वापस वो अपने प्रोफेशन में चले जाते हैं। देन होता है फाइनेंशियल प्रमोटर। वर्ड क्या है? फाइनेंशियल। तो ऑब्वियस सी बात है किससे रिलेटेड होंगे वो? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। Some financial institution of the financiers may take up the promotion of the company. They generally take up this work when financial environment is favorable at the time. तो फाइनेंशियल प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो मदद कर देते हैं किस चीज़ में? प्रमोशन करने की कंपनी का। ठीक है, कि हाँ भाई आप इस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। देन फोर्थ है आपका मैनेजिंग एजेंट एज ए प्रमोटर। जो मैनेजिंग एजेंट एज ए प्रमोटर मतलब जो एजेंट होता है ना, जो आपकी कंपनी को मतलब आगे चलाने के लिए आप मैनेज करता होता है, मैनेजिंग एजेंट रखा होता है ना, मैनेज करने के लिए एजेंट रखा होता है, वो भी कभी कभी प्रमोटर का काम कर देता है। इन इंडिया मैनेजिंग एजेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग न्यू कंपनीज. These person used to float new companies and then go to their managing agencies rights. Managing agency system has since long बीन अबॉलिश इन इंडिया। तो अब तक तो लगभग चलो ख़त्म हो चुका है, पर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ये क्या करते थे कि प्रमोट कर देते थे और वापस उसी अपने मैनेजिंग एजेंसी में चले जाते थे। एक बार क्या कर देते थे, कंपनी को प्रमोट करने में हेल्प कर देते थे। देन बात करें रेम्यूनरेशन ऑफ प्रमोटर। रेम्यूनरेशन मतलब यहाँ पे सैलरी से रिलेटेड है कि मतलब उसको क्या मिलता है बदले में। सो द प्रमोटर अंडरटेक द वर्क ऑफ प्रमोटिंग न्यू कंपनीज एंड बियर द इनिशियल रिस्क। दे डू दिस वर्क विद द व्यू टू गेट सम गेन्स फॉर देम। ऑब्वियस है कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो उनको बदले में कुछ मिलता है। इन इंडिया प्रमोटर्स ट्राई टू बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज प्रमोटेड बाय देम, सो दे डू नॉट चार्ज एनीथिंग सेपरेटली फॉर दिस वर्क। बहुत सारे ऐसे प्रमोटर्स होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हम प्रमोट करें, हम कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसका नाम चला रहे हैं, मार्केट में स्टेबलाइज कर रहे हैं, तो हम क्या बन जाए उसके मैनेजिंग डायरेक्टर। कभी कभी फ्री में भी काम कर देते हैं क्योंकि वो उनको क्या बनना होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनना होता है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रमोट करने के चार्जेस लेते हैं। ठीक है। इन अदर केसेज द प्रमोटर में बी रेम्यूनेटेड इन द फॉलोइंग वेज। उनको पैसा कैसा मिलता है? दे मे बी गिवन लमसम अमाउंट ऑफ देयर सर्विस। एक बार आपने प्रमोट कर दिया है, उसके बाद आपको लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा, या तो कैश दे दिया जाएगा या तो फिर बिजनेस का शेयर्स और डिबेंचर इशू कर दिए जाते हैं उनको। देन द प्रमोटर्स में परचेज सम प्रॉपर्टी एंड देन ट्रांसफर इट टू द कंपनी एट इन्फ्लेटेड रेट एंड पॉकेट द डिफरेंस। कभी कभी प्रमोटर क्या करता है, कुछ प्रॉपर्टी ले लेता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो कंपनी को दे देता है, वो प्रॉपर्टी कंपनी को ट्रांसफ़र कर देता है और उससे जो प्रॉफिट होता है वो अपने पास रख लेता है। दे मे बी गिवन सम कमीशन ऑन द परचेज प्राइस ऑफ द बिजनेस
टेकन ओवर बाय द कंपनी। अब कंपनी जो है उन्होंने प्रमोट करके दिया है, ठीक है, मान के चलें कि जो प्रमोटर्स थे उन्होंने कंपनी को प्रमोट कर दिया, ठीक है। उसके बदले वो क्या चार्ज कर लेते हैं, कुछ कमीशन ले लेते हैं। देन बात करें लीगल पोजीशन क्या होती है एक प्रमोटर की। द कंपनी लॉ हैज़ नॉट गिवन एनी लीगल स्टेटस टू प्रमोटर। प्रमोटर का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, बदले में चार्जेस लेते हैं और फिर चले जाते हैं, है ना। तो उसका कोई आपका लीगल आपको कोई नहीं दिया जाता उसका स्टेटस। अ प्रमोटर इज़ नाइदर एन एजेंट नॉर अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी। ना तो वो एजेंट होता है, ना ही वो ट्रस्टी होता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉन एंटिटी बिफोर इनकॉर्पोरेशन। क्योंकि जो कंपनी के अभी कोई एंटिटी तो है नहीं, कंपनी कोई बनी ही नहीं है, तो ना तो वो उसका एजेंट कहला सकता है, ना इसका कोई ट्रस्टी कहला सकता है। द प्रमोटर molds and creates the company and under his supervision it come into existence। क्योंकि देखो प्रमोटर ही होता है जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रमोटर टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर द कंपनी। और वो उसकी ड्यूटी होती है कि वो इस तरह से कंपनी को स्टेबलाइज करे कि मैक्सिमम बेनिफिट मिले किसको, कंपनी को। ही शुड नॉट गेट सीक्रेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द कंपनी। इफ़ he sell his property to the company then he should explain his interest in such प्रॉपर्टी। देखो बताया गया है कि जो प्रमोटर होता है इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है कि हाँ मतलब आपको क्या, आप कंपनी में क्या, आप किस पोजीशन पे हो, वो कुछ नहीं एक्सप्लेन करता। बस बताया जाता है कि जो प्रमोटर होता है उसी की वजह से कंपनी बनाई जाती है, बट फिर भी उसको कोई लीगल स्टेटस नहीं दिया जाता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट 2 की। अभी हमने किसकी बात की थी, प्रमोशन की। अब जो पॉइंट बी है वो हमारा किस रिलेटेड है, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन से। पहले हमने प्रमोट कर दिया कंपनी को, किसके थ्रू किया, प्रमोटर्स के थ्रू किया, बदले में वो कुछ चार्जेस भी ले सकते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन सकते हैं। कब? आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल एंटिटी कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। मैंने आपको बताया था जब हमने इसके फीचर्स पढ़े थे कि ये क्या होता है, क्योंकि ये एक लॉ के अंडर ही बनाई जाती है और जो लॉ होता है वही इसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी होती है वो कब स्टेबलाइज होगी, जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसकी किसके साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ। अ नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ हैव टू बी कंप्लीटेड बिफोर अ रिक्वेस्ट इज़ मेड टू द रजिस्ट्रार फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। तो हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती है अगर हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है कंपनी का। जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद हमें क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाता है। इसी सर्टिफिकेट के साथ जो कंपनी होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। अगर हम बात करें स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी की, जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं कंपनी के तो कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट है हमारा एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम। देखो बेटा, जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियस है कि आप उस कंपनी का कोई नेम रखना चाहोगे। तो जब आप उस कंपनी का कोई नेम रखना चाहोगे तो जब उस कंपनी के नेम के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिनके अलग अलग नाम होते हैं, और पर अगर सेम नेम के अगर दो कंपनीज हो जाएंगी, मान के चले स्टेबलाइज, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक हो सकता है एक कंपनी का मार्केट में ब्रांड नेम हो और दूसरी कंपनी का नाम, और उसका फ़ायदा उस दूसरी कंपनी को मिल जाए। इसलिए कहा जाता है कि जो आपका नेम होता है ना वो सेपरेट होना चाहिए, बिल्कुल अलग होना चाहिए, ताकि अगर नेम अलग होगा तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके नाम का फ़ायदा कोई और नहीं उठा पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, कि अप्रूवल ऑफ नेम देना है, और इस बात का ध्यान रखना कि आपका नेम किसी और के साथ मैच ना करता हो। So the first steps in getting a company incorporated is of obtaining the approval of name from registrar of companies. A company may adopt any name which is not prohibited under the Emblems and Name एक्ट 1950। बता रहा है कि ऐसा नाम ना रखे जो प्रोहिबिटेड है, कोई गंदा सा नाम नहीं रखना है आपको, ठीक है। जो मतलब मान के चले कि हम लीगली सही नहीं है, ठीक है, जो मना किया गया है अंडर लॉ। देन उसके बाद है द एप्लीकेंट शुड गिव अ मैक्सिमम ऑफ 6 नेम्स इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले। कम से कम 6 नाम दे सकता है वो कौन, जो एप्लीकेंट है। द एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ नेम शुड बी सेंड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफ द स्टेट इन विच द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। तो जिस स्टेट में कंपनी स्टेबलाइज है उसके स्टेट रजिस्ट्रार को वो दे दिया जाता है नाम, और वो उसमें चूज़ करके बताते हैं। द रजिस्ट्रार इज एक्सपेक्टेड टू अप्रूव द नेम विद इन 7 days ऑफ द एप्लीकेशन। अब आपने एप्लीकेशन दे के उसके 7 दिन के अंदर अंदर वो नाम अप्रूव कर देता है।
The proposal name must be registered within 3 months from the date of the intimation by the registrar, failing with which the promoter will have to apply again to the registrar of the रिवैलिडेशन ऑफ द अप्रूवल। देखो जो आपको नाम दे दिया गया ना, उस नाम को ना आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी अपनी कंपनी। बाई चांस अगर आपने नहीं की ना, फिर दोबारा से आपको नया नाम लेना पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं एक बार नाम अप्रूव हो गया, अब उसके बाद आप 3 महीने के अंदर अंदर इनकॉर्पोरेट कर ले उस नाम को। आप मान के चले कि बस वही नाम आपको रखना है। देन है प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो वर्ड क्या है बेटा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि बताया जाता है कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी के, ठीक है, क्या आपकी सब्सक्रिप्शन रहेगी, सब्सक्रिप्शन शेयर सब्सक्रिप्शन कितना रहेगा, क्या रहेगा। तो एक तरह से क्या जो आप संविधान पढ़ते हैं ना हम, कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरह से कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन यही होता है। कौन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द नेक्स्ट स्टेप इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी विच डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एंड रिलेशन विद आउटसाइड द वर्ल्ड। अभी मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है ये। देन है प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, ऐसे ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जिसमें बताया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी में लोग कैसे काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे, रूल्स वगैरह दिए होते हैं, ठीक है, कि कंपनी की क्या पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से वो वर्क करती है, ये सब चीज़ें। बिसाइड्स मेमोरेंडम द प्रमोटर विल ऑल्सो प्रिपेयर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इंटरनली रिलेटेड है कि कंपनी में किस तरह से काम होगा, कैसे काम होगा, ये सब चीज़ें। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में नॉट फाइल इट्स ऑन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इट में अडॉप्ट मॉडल क्लॉज प्रेस्क्राइब इन टेबल ए। बोला गया कि जो पब्लिक कंपनी होती है उनको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की नीड नहीं होती। वो जो टेबल ए में एक टेबल ए होती है, उसमें जो दिया हुआ है उसी को वो फॉलो करते हैं। इसके बाद हम बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स। अभी आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तक बना लिया है, उसके बाद कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या होता है, जब आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं ना फर्म को, तो पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है किसी एक पर्सन के फेवर में कि भाई आप ये पावर ऑफ अटॉर्नी कंपनी का जो मेन रहेगा वो कौन रहेगा। तो विद द व्यू of fulfilling various formality they are required for incorporation of a company, the promoters may execute a power of attorney in favor of one of them or an advocate or some professional to carry out the formalities required for registration। जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो भी आपके फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करते हो, आपको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। वो किसके नाम हो सकती है? द प्रोमोटर्स में एग्जीक्यूट अ पावर ऑफ अटॉर्नी इन फेवर ऑफ वन ऑफ देम। या तो उनमें से किसी एक के नाम कर सकते हैं, या फिर किसी एडवोकेट के नाम, या किसी जो प्रोफेशनल है उसके नाम, किसी के नाम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है किसके लिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो इसके लिए। देन है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंसेंट ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या है कि मतलब कि किस तरह से कंसेंट देना है। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम आप डायरेक्टर बनाने जा रहे हो, किसको, कंपनी का डायरेक्टर आप जिसको बनाने जा रहे हो। अ लिस्ट ऑफ पर्सन हु हैव एग्री टू बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद देयर कंसेंट शुड बी फाइल्ड। देखो जैसे अब मान के चल रहे आप नई नई कंपनी बनाना चाह रहे हो आप, तो फर्स्ट टाइम जो उसके डायरेक्टर्स होंगे ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। कि हाँ भाई हमने एक नई कंपनी स्टेबलाइज किया और उसके जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट ऐसे है। देन थर्ड है हमारा पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स, वेयर द कंपनी नेम्स इन इट्स आर्टिकल द पर्सन हु आर to act as directors. The particulars of such directors may be filed with the registrar at the time of registration। अगर आप चाहते हैं जहाँ पे आपके डायरेक्टर्स का नाम गया ना, उसमें अगर आप चाहते हैं तो पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स का नाम भी फाइल कर सकते हैं। कहाँ पर? जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वहाँ पर। देन है फोर्थ एफिडेविट बाय सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर। तो जो एफिडेविट होता है ना, जिसमें लिखा होता है कि हाँ मैं ये चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ, एफिडेविट बनाते हैं, उसके बारे में। एफिडेविट फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम and from person named as the first director if any in the article that she is not convicted of any offense in connection with the promotion formation or management of any company। उनसे एफिडेविट साइन करवा लिया जाता है कि जब आप जो फर्स्ट डायरेक्टर हैं या जो भी आप हैं, तो आपने कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जो क्या है कानून के मतलब अपोजिट है, लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं करा है आपने, ना ही प्रमोशन करने में, ना ही फॉर्मेशन करने में, ना ही कंपनी को मैनेजमेंट करने में, ठीक है। देन है
एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन एंड नोटिस फॉर रजिस्टर्ड एड्रेस। अब क्या किया है आपने, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन टिल द कंपनी एक्वायर्ड इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस शैल ऑल्सो बी सप्लाइड। अब बोल रहे हैं, कोशिश कर रहा है कि मान के चल रहे हैं कि हम अब क्या करेगा, आपको अब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, ठीक है, तो आपको अब अपना एक ऑफिस भी तो चाहिए होगा ना, जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो आप एक प्रॉपर एड्रेस भी तो देंगे, हाँ मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया और यहाँ पर मेरी कंपनी जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगी। सो अ कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। विद इन 15 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन इट मस्ट बी सबमिट द वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इन द प्रेस्क्राइब मैनर। अब आपने जब इनकॉर्पोरेशन करवा दिया है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कंपनी का वो कहाँ पे है। या तो आप कब करवा देंगे, 15 डेज़ के अंदर अंदर करवा देंगे इनकॉर्पोरेशन में, या फिर 30 दिनों के अंदर अंदर, तो आपको करवाना ही है। क्या करवाना है, आपको सबमिट करवानी है बात वेरिफिकेशन के लिए कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है आपका, ठीक है। आप जब रजिस्ट्रेशन ऑफिस गए हो ना, आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया, अब आपको बताना पड़ेगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है। हो सकता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और कंपनी वर्क कहीं और करे, बट जहाँ भी आपने रजिस्टर्ड ऑफिस करवाया है वो आपको बताना पड़ेगा किस में, जो रजिस्ट्रेशन करवाया आपने उसमें। देन स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। अब क्या क्या आपको डिक्लेयर करना है, क्या, a statutory declaration to the effect that all the requirements of this act and the rules made thereunder in respect of registration have been complied with। जो भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी आपको काम रूल्स रेगुलेशन करने थे वो आप सब ने किए। द डिक्लेरेशन इज़ टू बी साइंड बाय एन एडवोकेटेड चार्टेड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी हु इज़ एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। आप कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है कि भी जो भी आप काम कर रहे हैं और मतलब आपने कंपनी स्टेबलाइज कर रहे हैं तो आपने वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की है। अ पर्सन नेम इन आर्टिकल्स एज अ डायरेक्टर मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी शुड ऑल्सो साइन द डिक्लेरेशन। चाहे तो वो भी साइन कर सकते हैं इन पर्सनस के अलावा। पेमेंट ऑफ फीस, क्योंकि आप क्या करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपको फ़ीस तो पे करनी ही पड़ेगी। सो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रेस्क्राइब रजिस्ट्रेशन फीस एंड फाइलिंग फीस फॉर ईच डॉक्यूमेंट फाइल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन आर टू बी पेड एट द रजिस्ट्रार्स ऑफिस। तो आपने रजिस्ट्रार्ड ऑफिस को वो फीस पे करनी पड़ेगी। कौन सी फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। देन है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। अब क्योंकि देखो बेटा, अब लास्ट में आपने इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट के लिए सारे प्रोसेस का अपनाया है, लास्ट में आपको क्या मिल जाता है, जब देखते हैं ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के हाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ है, तो फिर आपको क्या इशू कर दिया जाता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। तो व्हेन ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द रिक्विजिट फीस एंड सिक्योरिटी। देखो स्क्रूटिनिटी क्या होता है कि आपने क्रिटिकल एनालाइज कर चुके हैं, आपका बहुत अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ठीक है। व्हेन ऑल डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड इन ऑर्डर द रजिस्ट्रार विल एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज एंड इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब क्या इफेक्ट क्या है कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्यों लिया जाता है। आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन द कंपनी बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन। हमने पढ़ा था इसके फीचर्स में ये दो चीज़ें, कौन सा, सेपरेट लीगल एंटिटी की अपने ऑनर से अलग होती है, और दूसरी हमारी क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कि अगर कल को कोई कंपनी में डायरेक्टर वगैरह या ऑनर वगैरह की डेथ हो जाती है तो कंपनी बंद नहीं होगी। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज़ अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एन एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। किसका प्रूफ है कि कंपनी एग्जिस्ट करती है। Once a certificate of incorporation is issued, the company comes into existence from the date mentioned on it। जो डेट मेंशन है वहाँ से आपकी कंपनी बन जाएगी। Any deficiency or infirmity found in the incorporation of the company later on will not found the existence of the company and the corporation will remain valid। कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चल रहे हैं हम कि बाद में पता चलता है कि कुछ कमी रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कंपनी बंद कर दी जाएगी, नहीं, आपकी कंपनी फिर भी वैलिड ही मानी जाएगी। तो ये बेटा आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के बारे में पढ़ा है कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें करते हैं जब आप कोई कंपनी को फॉर्म करना चाहते हैं, स्टेबलाइज। अगर हम यहाँ पे थे तो देखो बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिमेन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो कुछ इस तरह से दिखता है जब आपको मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। देखो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो कुछ इस तरह से दिखता है क्या आपका
जो आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद हम पार्ट 3 की बात करते हैं। अब पहले हमने प्रमोशन कर दिया, फिर इनकॉर्पोरेशन कर दिया। अब बात कर लेते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन और रेजिंग ऑफ कैपिटल के हम किस तरह से अपनी कैपिटल इकट्ठी करते हैं। पैसा तो चाहिए होगा ना कंपनी चलाने के लिए, क्योंकि अब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। तो अब पब्लिक और प्राइवेट कंपनी हैविंग द शेयर कैपिटल कैन नॉट कमेंस बिजनेस अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस हैज़ बिन सब्सक्राइब। तो एक हमने सब्सक्रिप्शन के लिए देते होते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन का मतलब कि कितना पैसा इसे हम बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर वो पूरा फिल नहीं हो सकता तो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, आप अपनी कंपनी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में कमेंस बिजनेस आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आपको बेशक से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, पर लेकिन जितनी कंपनी को रिक्वायरमेंट है सब्सक्रिप्शन की, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कितना पैसा होना चाहिए, अगर वो पैसा नहीं है तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। द अमाउंट स्टेटेड फॉर अलॉटमेंट शुड बी ड्यूली रिसीव इन कैश एंड अलॉटमेंट हैज़ बीन मेड प्रॉपरली। तो आपके पास कम से कम उतना पैसा तो होना ही चाहिए। अगर आपको मान के चल रहे हैं कि आपको फंड रेज करना है, यानी कि मतलब आपको पैसा चाहिए, ठीक है, तो अब देखो मैंने बताया था प्राइवेट कंपनी तो बाहर पब्लिक इशू नहीं कर सकती शेयर्स, बट जो पब्लिक कंपनी है वो तो इशू कर सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी को तो इतना राइट नहीं होता कि वो पब्लिक से पैसा मांग सके, कह सके कि भाई हमारे शेयर में मतलब हमारी कंपनी में शेयर खरीदे, बट पब्लिक कंपनी के पास ये राइट होता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सेबी अप्रूवल। आपको क्या लेना पड़ता है, सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है। सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये क्या करता है कि आपकी जितनी भी शेयर्स मार्केट का काम होता है कौन संभालता है, सारा सेबी ही संभालता है। इसीलिए हमें यहाँ से क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। तो SEBI is a regulatory body to control capital market in India. A public company is required to submit relevant information with the SEBI before issuing सिक्योरिटीज इन द कैपिटल मार्केट। अगर आपने कैपिटल मार्केट में अपनी सिक्योरिटी इशू की है कि लोग इसको सब्सक्राइब करें, खरीदें, तो इससे पहले आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, सेबी से, ठीक है, अप्रूवल देना होगा उसको। अगर वो अप्रूव करती है सेबी तब तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। देन बात कर लेते हैं फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। अ प्रोस्पेक्टस हैज़ टू फाइल विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अ प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग जनरल पीपल टू सब्सक्राइब टू द शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। देखो बेटा, पब्लिक कंपनी की बात की जा रही है कि अगर मान के चल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। तो प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले क्या होता है कि हमें वो दिखाना पड़ता है कहाँ पर, जब हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, कि भाई ये वाला प्रोस्पेक्टस है हमारा। और वो प्रोस्पेक्टस जब हम कंपनी जो होती है वो इशू करती है, ताकि जो नॉर्मल लोग हैं वो हमारे कंपनी में पैसा लगा सकें। द इन्वेस्टर्स मेक अप देयर माइंड अबाउट इन्वेस्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द प्रोस्पेक्टस। जितना अट्रैक्टिव आपका प्रोस्पेक्टस होता है, जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें दी होती है, उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा लगाते हैं। देन आता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स। तो देखा बेटा, ब्रोकर्स तो आपको पता ही है कौन होते हैं, जो कंपनी के शेयर बिकवाने में मदद करते होते हैं, ठीक है। अंडरराइटर्स कौन होते हैं, कंपनी के शेयर खरीद के वो आगे सेल कर देते हैं, ठीक है। सो द बैंकर्स आर अपॉइंट टू रिसीव एप्लीकेशन मनी फ्रॉम द पब्लिक। जो बैंकर होते हैं वो कौन होते हैं, जो कंपनी के बिहाफ पे पब्लिक से पैसा रिसीव करते हैं, ठीक है। द एप्लीकेशन मनी गोज टू द बैंक अकाउंट ऑफ द कंपनी। द ब्रोकर्स एनकरेज पीपल टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। मैंने आपको बताया ना, ब्रोकर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कंपनी की, ताकि जो पब्लिक है वो उनके शेयर्स को खरीदे। इफ़ द कंपनी इज़ नॉट श्योर ऑफ सेलिंग द होल लॉट ऑफ शेयर्स, इट मे अपॉइंट अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स क्या होता है, जब कंपनी को लगता है ना हम अपने सारे शेयर्स नहीं बेच पाएंगे, तो कुछ सस्ते मार्जिन पे अपने शेयर्स अंडरराइटर्स को दे देते हैं। अंडरराइटर्स उसको परचेज कर लेता है और बाद में कहीं और सेल कर देता है, ठीक है। द ब्रोकर्स परचेज अनसोल्ड शेयर दैमसेल्फ एंड चार्ज कमीशन फॉर द सर्विस। वो उसको ले लेता है और उस सस्ते में, और अगर वो आगे किसी को सेल कर रहा है तो उसका कमीशन लेता है। देन आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितना आपको मिनिमम अमाउंट चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंपनी टू स्टार्ट बिजनेस विद इनएडिक्वेट फंड्स, अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ फिक्स। कि मान के चलो कि आप कोई लार्ज कंपनी खोल रहे हैं और उसको खोलने के लिए आपको 100 करोड़ चाहिए, तो अगर आपके पास उससे कम है तो आप कंपनी स्टेबलाइज नहीं कर सकते। तो कम से कम 100 करोड़ होंगे तो ही आप उसको खरीद पाएंगे।
देन अ कंपनी मस्ट सेल अ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट प्रोसेस। तो कम से कम जितने उसको मिनिमम चाहते हैं कि शेयर सेल हो उतने तो उसको करने ही पड़ेंगे, ठीक है। दिस मिनिमम नंबर इज़ कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जितने वो मिनिमम शेयर्स चाहती है सेल करना वो हमारे क्या कहलाते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 90% तो होने चाहिए। अ कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ द इशूड अमाउंट विद इन अ पीरियड ऑफ 120 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, देन आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया लोगों को शेयर देने के लिए। अब कम से कम जो शेयर्स आपने लोगों को कहा है कि आप परचेज़ कर सकते हो उसमें से कम 90% तो परचेज़ होने चाहिए। अगर नहीं हुए हैं तो आप कंपनी स्टेबलाइज नहीं कर सकते। In case the company does not receive the minimum subscription, then it must return the application money within the next 10 days. आपको पैसा वापस करना पड़ेगा क्योंकि लोगों ने उतना सब्सक्राइब किया ही नहीं जितना आपने कहा था, ठीक है। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, अगर आप अपने स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ पर आप अपनी सिक्योरिटी सेल एंड परचेज कर सकते हैं जो शेयर्स हैं। अ कंपनी मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज बिफोर सेलिंग द सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक इशू करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज में आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। द कंपनी मस्ट मेक एप्लीकेशन टू एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ परमिशन टू डील इन स्टॉक। अगर आप डील करना चाहते हैं तो आपको क्या परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी वेरीफाई द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनीज। वो सब कुछ चेक करती है। इफ़ द कंपनी फेल्स टू गेट परमिशन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज विद इन 10 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, then the allotment will become void and money received on application must be returned within 8 days। अगर मान के चल रहे हैं कि कंपनी फेल हो जाती है परमिशन लेने से स्टॉक एक्सचेंज से, तो जो भी पैसा उसने लिया है ना वो उसको वापस करना पड़ेगा। अगर वो रजिस्टर्ड हो जाती है तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर सकती है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मतलब अपने शेयर अलॉट कर सकती है पब्लिक को। आफ्टर गेटिंग द शेयर्स लिस्टेड, कहाँ पर लिस्टेड हो चुके हैं, स्टॉक एक्सचेंज में, द कंपनी मेक्स अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड गिविंग डिटेल्स अबाउट नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स एंड द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एक्सेट्रा। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में क्या होता है, पहले आपने क्या किया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई किया पैसा देने के लिए। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गई तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं आए तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आने के बाद आप स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करते हैं कि हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं क्या, फिर आप एप्लीकेशन देते हैं। अगर वो आपको पास कर देते हैं तब तो आप आगे अलॉटमेंट कर सकते हैं, बट अगर वो नहीं करते हैं तो जो भी आपको पैसा लिया है आपने कंपनी ने पब्लिक से वो वापस करना पड़ता है। देन बात आ जाती है अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पहले आपने प्रमोशन किया, कंपनी का आइडियाज़ वगैरह निकाला कि हाँ मुझे कंपनी चलानी है, जो प्रमोटर करते हैं मोस्टली। देन सेकंड इनकॉर्पोरेशन किया, कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, रजिस्ट्रेशन लिया उस कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपने कैपिटल रिसीव की। अब कैपिटल रिसीव करने के बाद क्या, फोर्थ पॉइंट आ गया हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि अब हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल्स कैन कमेंस बिजनेस। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लिया है तो भी आप कभी कभी बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं। पहले तो हमने बताया था ना कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके पास कैपिटल नहीं है। बट लेकिन अब क्या है कि अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है तो कुछ बिज़नेस में आप बिना कैपिटल लिए भी बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं। द कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल वेदर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी कैन नॉट कमेंस बिजनेस बिफोर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब बता रहा है कि अगर आपके पास शेयर कैपिटल है, चाहे आप पब्लिक कंपनी है चाहे आप प्राइवेट कंपनी है, पर आपके पास क्या नहीं है, कैन नॉट कमेंस बिजनेस बिफोर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आपके पास क्या चीज़ नहीं है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है किस चीज़ का, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार पॉइंट। आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कैन कमेंस बिजनेस। आपके पास शेयर कैपिटल नहीं है बट आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ केसेस में। बट अगर आपके पास शेयर कैपिटल है, ठीक है,
चाहे आप प्राइवेट कंपनी है, चाहे आप पब्लिक कंपनी है, बट आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं है तो आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल शैल नॉट कमेंस एनी बिजनेस और एक्सरसाइज एनी बोरोइंग पावर विदाउट कंप्लाइंग द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स तो होनी ही चाहिए। वो रिक्वायरमेंट कौन सी है? फर्स्ट है हमारी डिक्लेरेशन ऑफ अ डायरेक्टर। देखो, डिक्लेरेशन बाय अ डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर डिक्लेरेशन देता है। अ डिक्लेरेशन नीड टू बी फाइल्ड बाय अ डायरेक्टर with the registrar that every subscriber to the memorandum has paid the value of shares agreed to be taken by him and paid up share capital of the company is not less than 5 lakh rupees in case of public company and 1 lakh rupees in case of private company on the date of making the declaration। डिक्लेयर करता है कौन? डायरेक्टर डिक्लेयर करता है। क्या डिक्लेयर करता है? ये बात कि किसके साथ डिक्लेयर करता है? रजिस्ट्रार के साथ, कि जो भी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उन्होंने वो मेमोरेंडम ने उन्होंने जो जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम के, उन्होंने पे की है वो वैल्यू जो एग्री की गई थी, ठीक है। और जो पेड अप कैपिटल है वो मेरी 5 लाख है अगर मैं पब्लिक कंपनी हूँ, और अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूँ तो मेरी 1 लाख रुपए है, ठीक है। देन सेकेंड है फाइलिंग ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। तो अब क्या हुआ है, जो आपने फाइल्स वगैरह रजिस्टर्ड ऑफिस में है उसकी वेरिफिकेशन होती है। हमने पढ़ा था ना, रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बाद, उसकी बात कर रहा है। तो द कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार अ वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, कि आपके पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये बात आपको वेरीफाई करवानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं है तो आप काम कहाँ से स्टार्ट करोगे। सो द रजिस्ट्रार विल स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है क्रिटिकली एनालाइज करता है, बहुत ध्यान से करता है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट सारे ठीक से हैं या नहीं है। फिर अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो क्या इशू कर देता है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। द ग्रांट ऑफ दिस सर्टिफिकेट कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। द कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट। अब फाइनली आपको क्या मिल चुका है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल चुका है। अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिला, इसकी रेलेवेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो दिस सर्टिफिकेट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट है। ये आपका एक प्रूफ है किस चीज़ का? कि आपकी जो कंपनी है वो अब उसका फॉर्मेशन हो चुका है, इसका आपको लीगल प्रूफ मिल चुका है, ठीक है। दिस सर्टिफिकेट इज़ अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस इट्स बिजनेस। अब ये कंपनी है को इस लायक बनाता है कि वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। उसके पास एक एविडेंस है कि हाँ, मैं अब बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। देन इट इज़ ऑल्सो अ डिक्लेरेशन दैट एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैज़ पेड द वैल्यू ऑफ शेयर्स एग्रीड टू बी टेकन बाय हिम। जितनी बोला गया, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं कंपनी में, उनसे जितनी पैसे मांगे गए थे उन्होंने वो दिए हैं। द पेड अप शेयर कैपिटल इज़ नॉट लेस देन 5 लाख। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ये इस बात का बताता है कि आपकी जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 1 लाख है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो बेटा, आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पढ़ा है। हमने स्टेप पढ़े हैं। 4 थे हमारे, कौन कौन से थे? प्रमोशन था, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। देन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी था। थर्ड हमारा था शेयर कैपिटल, जो हम रेज करते हैं, रेज ऑफ शेयर कैपिटल्स। एंड फोर्थ क्या था हमारा? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ हो और आपको अच्छे से पता चल गया हो कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी के क्या क्या स्टेप्स हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।